हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स तक जो है कवर कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के डीमेरिट्स से। सो द फर्स्ट डीमेरिट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री में फ्लेक्सिबल सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क बढ़ता है और कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को बहुत ही बड़े रिस्क से सेव करना चाहता है। नंबर 2 इज इनस्टेबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबल सिस्टम का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब क्या एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगा, इसीलिए इनस्टेबिलिटी होने के कारण भी इन्वेस्टर्स को उतना पुश नहीं मिलता, जो लोग थोड़ा रिस्क से डर कर चलते हैं। नंबर 3 इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसाइड करनी है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज बेस्ट। कहीं ना कहीं जब से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। Now the third and the best system, and actually the system which is being followed in India is मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम एक बीच का सिस्टम है जो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के एडवांटेजेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इट इज अ रेट वेयर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेज एंड सेंट्रल बैंक। अब आप कहोगे कि दोनों सिस्टम्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस है और हम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की भी सुन रहे हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? वी विल रीड दिस फर्दर। ठीक है, सेंट्रल बैंक आपको पता ही होगा, किसी भी कंट्री का एपेक्स बैंक होता है जो वहां की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इस रेट को डर्टी फ्लोटिंग रेट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है, ये इसका ऐसा क्यों नाम रखा गया है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इट इज अ रेट विच इज डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस बट सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्लेज की रोल इन इट। फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग क्यों है? क्योंकि फ्लेक्सिबल है, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है, लेकिन क्योंकि इसमें सेंट्रल बैंक का भी थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस है, इसीलिए हम इसको डर्टी फ्लोटिंग रेट या मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट भी कह सकते हैं। ओके, इस सिस्टम की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम आपको बेसिस 3 बेसिस के ऊपर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम शो कर रहे हैं, एंड आपको ये जो डिफरेंस है इसको रीड करते हुए चलना है, जिससे आपका पिछला भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये रीड करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम है क्या। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करने जा रही हूँ। देखिए, इफ इंडियन गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट ऑफ 80 पर यूरो, इट इज द केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सरकार ने कह दिया कि 1 यूरो में 80 रुपीज आएंगे, तो वो हो भी गया। ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक सरकार खुद ना चेंज करे, ये फिक्स्ड है। Number 2 is if Indian government leaves the forces of demand and supply in exchange market and it keeps on changing its rate from 77 to 82, it is called floating rate या flexible rate। ठीक है, अगर सरकार पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से छोड़ देती है मार्केट को कि भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम जैसे अडॉप्ट करना चाहो करो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग रेट सिस्टम। लेकिन अब थर्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसमें क्या खास है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। इफ यूरो एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज्ड टू 82 ड्यू टू मार्केट फोर्सेस बट इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू कीप इट एट नियर 80 लेवल, सेंट्रल बैंक वुड विथड्रॉ एक्सेस स्टॉक फ्रॉम द मार्केट बाय परचेजिंग इट with its stock of euros in foreign reserves. Similarly, if euro exchange rate has proceeded to 78, central bank will purchase euro currency by putting more Indian currency until it nears 80. मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगी बेटा, जो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट है वो क्या करता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट जो है वो डिसाइड कर देता है और आपका एक्सचेंज रेट इसके बीच में ही फ्लोट करता है। ठीक है, अब अपर लिमिट क्या है? ये वो लिमिट है जहां पे आपकी जो करेंसी है ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1 यूरो इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर 1 यूरो 80 रुपीज के इक्वल हो जाए, इतनी जो लिमिट है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर बेटा इससे ऊपर एक्सचेंज रेट सिस्टम जाता है तो हमारी कंट्री में जो भी फॉरेन ट्रेड करेगा उसको तो फायदा होगा, लेकिन हमारे देश के बिजनेसमैन को नुकसान होगा। उसको उनकी करेंसी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, वो तो बिल्कुल ही लुट जाएगा। ठीक है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोच रखा है कि जब तक 1 यूरो 80 रुपीज के बराबर नहीं हो जाता तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है, सेफ सिचुएशन है।
और नीचे से नीचे भी मान लो ये कितना जाएगा, 1 यूरो इज इक्वल टू 70। सपोज कीजिए, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, 1 यूरो इज इक्वल टू 70 तक जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या डिसाइड किया, इसके बीच में 70 टू 80 के बीच में जो रेट फिक्स होना है उसमें सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, सेंट्रल बैंक कुछ भी नहीं बोलेगा। उसके बीच में जो डिसाइड करना है वो डिमांड एंड सप्लाई पे आप छोड़ दो, वो अपना करते रहेंगे। लेकिन अगर 70 से नीचे जाता है तो सरकार एक्शन लेगी, और अगर 80 पे जाता है, 80 से ऊपर चला जाता है तो भी सरकार एक्शन लेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, कि विद इन अ लिमिट, ये जो अंदर की लिमिट है, इस लिमिट के अंदर तो आप डिमांड एंड सप्लाई वाला जो गेम है वो खेल सकते हो। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट लिमिट से नीचे जाएगा या अपर लिमिट से ऊपर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को आके एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन हैं वो सेफ रहें। ठीक है, उनका कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए मार्केट में। ठीक है, सो दिस वाज द मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, और यही रेट है, यही सिस्टम है जो इंडिया में इस वक्त एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ कम्स टू इम्पोर्टेंट टर्म्स विच इज करेंसी डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन की। डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, देखो बेटा, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या लिया जा सकता है, जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना। ठीक है, अब बेटा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कब किया था, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उन्होंने 1991 में ऐसा किया था। उन्होंने $1 जो है वो काफी कम रख दिया रुपीस के, काफी ज्यादा रख दिया रुपीस के मुकाबले। ठीक है, मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट फिक्सेस द रेट ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम 56 इंस्टेड ऑफ 55। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पहले $1 55 रुपीस के बराबर था, उन्होंने कह दिया चलो $1 56 के बराबर रख लो। ठीक है, अब बेटा करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब है कि अपने देश की इंसल्ट होना, हमारे देश की करेंसी कमजोर हो गई, तो सरकार ये स्टेप उठाती ही क्यों है? सरकार ये स्टेप इसलिए उठाती है ताकि जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ सके। ठीक है, अब देखो कोई हमसे सामान क्यों खरीदेगा, कोई बाहर की कंट्री हमसे सामान कब खरीदेगी, जब उनको वो सामान सस्ता पड़े। अगर उनको उनके $1 में 50 रुपीस की चीज की जगह हम 56 रुपीस की चीज देकर आए तो क्या वो हमसे खरीदेंगे नहीं? बिल्कुल खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं करेंसी डिवैल्यूएशन जो है इस तरीके से फायदा करती है। ठीक है, करेंसी डिवैल्यूएशन बेटा तब जरूरी हो जाती है जब हमारी कंट्री फॉरेन एक्सचेंज की नीड में है और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है या फिर और कोई अच्छा रास्ता नहीं है डिवैल्यूएशन करने के अलावा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज करेंसी रिवैल्यूएशन। बेटा रिवैल्यूएशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ये जनरली तब किया जाता है जब सरकार को अपने देश की करेंसी को स्ट्रांग करना हो इन कंपैरिजन टू अनदर करेंसी। ठीक है, जब कोशिश क्या की जाती है कि अगर जो $1 है वो ऑलरेडी 56 रुपीस का था, तो अब सरकार $1 इज इक्वल टू 50 रुपीस कर देगी। ऐसा करेंसी रिवैल्यूएशन का भी कभी कभी किया जाता है प्रोसेस। ठीक है, ताकि हम अपनी करेंसी को स्ट्रांग बना सके इन रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब दो टर्म्स और हैं जिसके बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एंड दैट इज करेंसी डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के जैसी मिलती जुलती टर्म्स हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। सबसे पहले करेंसी डेप्रिसिएशन, इट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, अगर हमारी खुद की करेंसी जो है उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में थोड़ी कम रह जाती है तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन है। बेटा डेप्रिसिएशन एक बात आपको याद रखना है, अब आप बोलोगे कि मैम डीवैल्यूएशन भी तो वही था। बेटा डीवैल्यूएशन इंटेंशनली किया जाता है, डेप्रिसिएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, या ये वो प्रोसेस है जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से हो रहा है, हमने जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जैसे नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स पे लगती है, वैसे ही किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है या एप्रिशिएट हो सकती है। सिमिलरली करेंसी एप्रिसिएशन क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, बट अगेन ये इंटेंशनल नहीं होती। जो करेंसी रिवैल्यूएशन है वो एक इंटेंशनल प्रोसेस है जो गवर्नमेंट करती है, लेकिन करेंसी एप्रिसिएशन है वो एक इंटेंशनल प्रोसेस नहीं है, वो एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। ठीक है, देन इज डिफरेंस यहाँ पे दिया गया आपको। डीवैल्यूएशन जो मैंने आपको बातें बताई है वही इन्होंने बताया है। डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर
बट डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको बताया। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि डिवैल्यूएशन भी एक ही चीज है, डेप्रिसिएशन भी एक ही चीज है, तो वो गलत है। ठीक है, देन इज लास्ट पॉइंट, जो लास्ट टॉपिक है हमारी डिस्कशन का, वो है सम मोर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो है इतना सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो सम मोर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट में सबसे पहला आता है स्पॉट रेट। ठीक है, आपने फिक्स्ड रेट पढ़ लिया, फ्लोटिंग रेट पढ़ लिया, डर्टी फ्लोटिंग रेट पढ़ लिया। अब स्पॉट रेट क्या है? द रेट एट विच फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज इज मेड अवेलेबल ऑन द स्पॉट। ठीक है, देखो बेटा, एक रेट तो होता है कि मैंने अभी ट्रांजैक्शन की, मुझे अभी के अभी पैसा मिल जाए, उसको आप बोलते हैं स्पॉट रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई फॉरेन सप्लायर था, उससे कुछ खरीदा था, कोई रॉ मटेरियल खरीदा, और मैंने कहा मैं तो आज के रेट के हिसाब से तेरे को पेमेंट कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, तो वो है स्पॉट रेट। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड रेट इसके अलग सिचुएशन है। अगर मैं उसको ये बोलती हूँ कि मैं तुझे आज के रेट के हिसाब से पेमेंट नहीं करूंगी, मैं आज से 5 दिन बाद तुझे पेमेंट करूंगी, और जो उस दिन रेट चल रहा होगा उस हिसाब से पेमेंट करूंगी, तो बेटा वो क्या है? वो फॉरवर्ड रेट है। फॉरवर्ड रेट फ्यूचर एक्सचेंज रेट को ध्यान में रख के लिया जाता है। देन इज मल्टीपल रेट। मल्टीपल रेट का मतलब क्या होता है? जब एक ही कंट्री मोर देन वन सिस्टम को अडॉप्ट कर ले। भाई कुछ ट्रांजैक्शंस में हम फिक्स्ड रहेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस में हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो वो मल्टीपल रेट सिस्टम होता है। बहुत सारी कंट्रीज है बेटा दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो मल्टीपल रेट को अडॉप्ट करती हैं। देन इज टू टीयर रेट सिस्टम। ठीक है, टू टीयर रेट सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे रेट सिस्टम दो रेट्स के हिसाब से चलाया जाता है। हायर रेट ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड अ लोअर रेट फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शंस इज अडॉप्टेड इन दिस सिस्टम। भाई कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जिससे अच्छा खासा आपको ट्रेड होना है, पैसा आना है, उसमें आप एक हायर रेट जो है वो रखते हैं, और जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस है उनके लिए एक लोअर रेट यूज करते हैं। देन इज नियर, NEER। इसकी फुल फॉर्म जरूर आपको याद करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेटा कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? उन दो कंट्रीज के बीच में दैट डू नॉट गिव ड्यू रिगार्ड टू प्राइस चेंजेस। अब बेटा कई कंट्रीज हैं जिन्होंने सोच लिया कि हम एक इफेक्टिव रेट पे चलेंगे, जिससे तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, हमें क्या मतलब दुनिया में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वो होता है नियर। रियर क्या है? इट इज द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी रेशियोज ऑन कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, अब बेटा जो रियर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो क्या करते हैं? वो प्राइस चेंजेस का बिल्कुल नोट करते हैं, और जो प्राइस चेंजेस या करेंसी चेंजेस का जो रेशियो है वो निकाल लेते हैं, और उस बेसिस पे अपना इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। Next is RER, Real Exchange Rate. It is based on currency ratios on constant prices of two countries. ठीक है, ये भी बेटा करेंसी रेशियोज पे ही बेस्ड है, बट ऑन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बोथ द कंट्रीज, किसी एक सिंगल कंट्री के लिए नहीं। अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस वाली ये जो लाइन देखेंगे ना, ऊपर भी सेम ही है, तो डिफरेंस कहाँ आता है? ऊपर वाले किसी एक कंट्री का कांस्टेंट प्राइस पकड़ते हैं, जो नीचे वाले हैं RER वाले हैं, वो दोनों कंट्रीज के कांस्टेंट प्राइसेस को ध्यान में रखते हैं। नंबर 8 इज क्रॉलिंग पेग. It is a system by which a country specifies a parity value for its currency and allows a small parity around it. अगर तुम्हें पेग वर्ड याद है, तो पेगिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे यूज होता है, या कौन सा सिस्टम होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ना, उसी को आप पेगिंग रेट सिस्टम भी बोल देते हैं। अब बेटा कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं ठीक है, अगर इसके आसपास 10-20% का चेंज आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है स्ट्रिक्टली कि $1 है 50 रुपीज के बराबर है तो हमें वैसा ही रखना है। हाँ, अगर 50 का 51 हो जाता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, या 50 का 49 हो जाता है तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग पेग सिस्टम, कि ऐसे कंट्रीज का जो पेग है वो क्रॉल कर सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर। ठीक है, सो दिस वॉज योर चैप्टर, एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, एंड इफ अगर आपको ठीक लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि नॉलेजेबल बात आपने सीखी, प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।